साथ जुड़ रही हैं अंशु जोशी। ठीक है, अभी अंशु जी से हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की सक्रियता तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत की एक तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शन कमेटी की मॉनिटरिंग टीम और अन्य साझेदार देशों से बातचीत कर रही है। इसके अलावा टीम संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। दरअसल ये पहल ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अंशु जी, ऑपरेशन सिंदूर या उसके बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का जो आक्रामक रवैया था उसका जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया, इसको लेकर के दुनिया भर में जो प्रतिक्रिया आ रही हैं उसमें ये साफ हो रहा है कि भारत मॉडर्न वॉरफेयर का चैंपियन बन चुका है। क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, 22 अप्रैल को भारत पर जो पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में दुर्दांत आतंकवादी हमला किया गया, इसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मधुबनी की धरती से ये संदेश दिया था कि पाकिस्तान इस बात को सोच भी नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता किस तरह से जवाब दिया जाएगा। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की स्वदेशी सैन्य शक्ति को, उसकी सर्वश्रेष्ठता को पूरे विश्व ने देखा, पहचाना और आज तमाम जो ये सैन्य विशेषज्ञ हैं, तमाम जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, वो भारत की सैन्य शक्ति की और किस प्रकार से भारत की तीनों सेनाओं का समन्वय रहा और ये बहुत ही सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। बड़े बड़े जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने थे, 13 ठिकानों पर हमला करके उनको नेस्तनाबूद किया गया। और ये बड़ी एक तारीफ करने की बात है कि किसी भी सिविलियन टारगेट को या किसी भी सैन्य ठिकाने को पाकिस्तान के निशाना नहीं बनाया गया। कितने प्रिसीजन के साथ, आप प्रिसीजन देखिए और कितना वेल कैलकुलेटेड ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इसे सक्सेसफुली पूरी तरह से अकम्प्लिश किया गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ हमारी तरफ से। तो आज वैसे ही भारत को विश्व की चौथी सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति माना जाता है, पर हमारे जो ये एयर मिसाइल डिफेंस मैकेनिज्म है, आज इसकी जो शक्ति है, इसकी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पावर है, इसको पूरी दुनिया देख रही है, उसकी सराहना कर रही है। सोमसो चंद्रशेखर जी की मैं ये भी जोड़ दूं कि चीन के जो PL-15 थे, चीन से अब फटकार पड़ रही है पाकिस्तान को, वो किस प्रकार से नेस्तनाबूद किए गए, किस तरह से जो चीन द्वारा प्रदत्त इक्विपमेंट थे, राडार प्रणालियां थी, वे भारत की इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाए और अब चीन पीछे हटता नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को हथियार नहीं दिए और दूसरी तरफ फटकार लगा रहा है पाकिस्तान को क्योंकि उसे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। अब जो तमाम देश चीन से PL-15 के सौदे पर बात कर रहे थे या अग्रीमेंट करके बैठे थे, वे अब भारत से ब्रह्मोस की मांग कर रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत की जो ये स्वदेशी प्रणाली है, इसकी क्या ताकत है। हमारे पास जो ब्रह्मोस है, तेजस है, हमारे पास नागास्त्र है, हमारे पास गांडीव है। तो ये जो तमाम हमारे पास मिसाइल्स हैं या प्रणालियां हैं, ये किस प्रकार की विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां हैं और किस तरह से हमने अपनी धरती पर इनको बड़े योजनाबद्ध तरीके से इनको विकसित किया है और इनकी किस प्रकार की निर्णायक भूमिका रही ऑपरेशन सिंदूर में, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। अंशु जी, अभी तक ये बात होती थी जो एक पारंपरिक युद्ध प्रणाली है, जिस तरह से सीमाओं पर फौज रहती थी, फौज उसके बाद हमला करती थी दूसरी फौज पर, यही सब समझा जाता था। लेकिन इस बार ये साफ हो गया है कि जो आधुनिक युद्ध प्रणाली है, जिसमें अपनी ही धरती पर रहकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और दूसरा अगर आपके ऊपर हमला करता है तो आप उससे पूरी तरह से बचाव करते हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भी अब चौंक रही है कि भारत इतना कैसे, क्या कुछ कहेंगे? ये एक दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में अकम्प्लिश किया वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। बार बार पिछले 10 वर्षों से जो भारत में मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही थी, उसकी चमक अब हम देख रहे हैं। किस तरह से हमारी सैन्य प्रणालियां, किस तरह से हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो विकसित हुई हैं, विकसित की गई हैं और किस तरह से वो सक्षम है, तैयार है
दुश्मन को जवाब देने के लिए, किस तरह से पहलगाम पर हुए आतंकी हमले का जवाब दिया गया, इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग्स की गई है, तो अब हम समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस मैकेनिज्म है ये अभेद्य है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसमें कुछ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं, इसमें कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं, इसमें कुछ पॉइंटेड गन्स भी हैं, शोल्डर से चलाने वाली गन्स भी हैं, अलग अलग रडार सिस्टम्स भी हैं। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म है। ये देखना सुखद है कि हमारे पास जो ये तमाम ब्रह्मोस की, तेजस की, अग्नि की, सुदर्शन की, गांडीव की जो शक्ति है वो हमने अपने यहाँ विकसित की है, और ये एक दिन में विकसित नहीं हुई है चंद्रशेखर जी, मैं फिर कहूंगी। और इसके लिए हमारे जीडीपी का एक बड़ा बजट जो है 2.3% रक्षा बजट को अलोकेट किया गया, और बड़े योजनाबद्ध चरणबद्ध तरीके से हमने अपनी सैन्य शक्ति को विकसित किया है। सेना आपूर्ति की और उपकरणों की दृष्टि से देखें तो हमने जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित किए पिछले 10 सालों में, तो आप इसमें देखिए, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, इजराइल, यूके, इटली, इस तरह के देश आज हमारे, फ्रांस, ऐसे देश आज हमारे पार्टनर्स हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम इस तरह से एक चरणबद्ध तरीके से अपनी पूरी प्रणाली को विकसित करते हैं, तो फिर आज वो सर्वश्रेष्ठता देखने को मिल रही है जिसकी की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। और यही बार बार प्रेस ब्रीफिंग्स में कहा भी गया। कल आदमपुर बेस हमारे माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे, जिसको लेकर के पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई अफवाहें उड़ाई जा रही थी, तो वहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि किस तरह से हमारी तमाम जो रक्षा प्रणालियां हैं सुरक्षित है, और यदि आगे किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर दुश्मन को जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम भी। ठीक है, इस मामले पे दो सवाल आपसे मैं और करूंगा, और आप संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। एक तो ठीक है, भारत ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, आतंकवादियों को सबक सिखाया, पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका बदला लिया, उसके बाद पाकिस्तान आक्रामक हो गया था तो पाकिस्तान को भी एक अच्छा सबक भारत ने सिखाया। लेकिन इससे अगर आगे बढ़ें तो ऑपरेशन सिंदूर की कितनी बड़ी भूमिका होगी? भारत जब हथियारों के बाज़ारों की आजकल बात होती है, और भारत भी कहीं ना कहीं उस बाज़ार में अपने हथियारों को रखना चाहता है, ये जो भारत की भूमिका है हथियारों को लेकर के, हथियारों को विकसित करने को लेकर के, ये कितनी बढ़ेगी इससे? चंद्रशेखर जी, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे विश्व ने आज हमारी जो प्रणालियां हमने विकसित की है उसकी शक्ति को तो देखा है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि तमाम जो ये अलग अलग देशों के विशेषज्ञ हैं, जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, वो भारत के दमखम की, भारत के ये होम ग्रोन जितनी भी प्रणालियां हैं इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। हम इसे समझें कि जब हथियारों के बाजार की या एक दूसरे देशों को ये प्रणालियां देने की, बेचने की बात आती है, तो ये बहुत बड़ा बाजार है, और एक बड़े लंबे समय तक भारत जो है वो दूसरे देशों पर इन प्रणालियों के लिए निर्भर करता था। धीरे धीरे आज हमने वो क्षमता अपने यहाँ विकसित की है कि हम अपने आसपास के देशों को, और ऐसे कई ऐसे लाइक माइंडेड देश हैं जो आज हमसे ब्रह्मोस या तेजस मांग रहे हैं, ले रहे हैं। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के PL-15 को लेकर के जो देश चीन के साथ अग्रीमेंट करके बैठे थे, सौदा करके बैठे थे, अब वो बड़ी एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, एक क्वेश्चन मार्क के साथ चीन की इस प्रणाली को, सिस्टम को देख रहे हैं। तो फिर वो लौट करके कहीं ना कहीं घूम के भारत के पास आ रहे हैं, भारत से चाह रहे हैं कि ब्रह्मोस या तेजस या इस प्रकार की हमारी जो अन्य मिसाइल्स या प्रणालियां हैं वो हम उन्हें प्रदान करें। तो ये एक देखिए किस तरह से एक हम एक निर्णायक भूमिका ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ देख सकते हैं कि एक हमने तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमने पूरे विश्व को ये भी बताया कि आज हम सैन्य शक्ति के माध्यम, सैन्य शक्ति की यदि हम बात करें तो हम किस तरह से आत्मनिर्भर हैं और हम कहाँ खड़े हैं। तो आज जो तमाम हमारे आसपास के देश हैं वो तारीफ भी कर रहे हैं, और अब हमसे हमारी जो प्रणालियां हैं उनको लेना चाहते हैं। तो एक बड़ा स्कोप अब हमारे सामने, बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ। ठीक है, एक अंतिम सवाल इस खबर को लेकर के आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। आज भारत कोशिश करेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है वहाँ पर जो सैंक्शन कमेटी है उसके सामने TRF को लेकर के वहाँ पर कुछ सबूत रखे जाएं। भारत ऐसा पहले भी करते रहा है और हर बार करता रहा है। क्या अब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो आतंकवाद को लेकर के दोहरी परिभाषा रखता था वो कुछ समझेगा अब भारत की बात को?
चंद्रशेखर जी, जब आतंकवादी हमलों की बात आती है तो पूरा विश्व, पूरा वैश्विक समुदाय इसे एक बात पर एकजुट होकर खड़ा दिखाई पड़ता है कि आतंकवाद के खिलाफ जमकर एक लड़ाई होनी चाहिए, आतंकवाद को करारा जवाब मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत एक प्रेगमेटिक व्यू के साथ में, जो एक रियलिस्टिक व्यू है जो हम देख रहे हैं, उसके साथ बताऊं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हमको तमाम जो ये लाइक माइंडेड नेशंस थे उनसे समर्थन मिलता हुआ नजर आया। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, जैसे उदाहरण स्वरूप आप आईएमएफ के द्वारा जो पाकिस्तान को ये एक बड़े अमाउंट का लोन सैंक्शन हुआ है, जब आप एक इस डिसीजन की ओर नजर डालते हैं तो आपको पता चलता है कि कई देश जो हैं वो एक बीच का, एक न्यूट्रल रास्ता लेकर के चल रहे हैं, जिनको अभी आर या पार का एक कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाहिए। इसमें अमेरिका जैसे देशों की भी एक बड़ी निर्णायक भूमिका है। तो चाहे आप आईएमएफ के प्लेटफॉर्म पे देखिए या आप यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर देखिए, हमने 2019 में भी एक कोशिश की थी कि जो यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस कमिटी है उसके सामने हमने पाकिस्तान से किस प्रकार से आतंकवाद को पल्लवित पोषित करता है, किस तरह से आतंकवादियों को उसने पनाह दे रखी है, हमने एविडेंसेस और आतंकवादियों की पूरी लिस्ट वहां पर प्रस्तुत की थी, उनको सबमिट की थी। हम इस बार फिर ये प्रयास कर रहे हैं और चूंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने एक यू टर्न लिया, जिस तरह से उसने सीज फायर की याचना हमसे की, जिसके बाद कि फिर हमने आगे के हमलों को रोका और इस बात पर सहमत हुए कि यदि पाकिस्तान अब आगे कोई आतंकवादी हमला नहीं करता है तो भारत भी शांति को मेंटेन रखेगा। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से इस बात को समझना आवश्यक है कि आज भारत को कल पूरे दुनिया की बारी होगी तो सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है अंशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।